नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी। आज हम बीए पार्ट सेकंड के अंदर भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि प्रस्तावना होती क्या है। देखिए, जिस प्रकार से किसी भी पुस्तक का जो अध्याय होता है उसकी लेखक प्रारंभ में एक प्रस्तावना तैयार करता है और उस प्रस्तावना को पढ़ के हम उस अध्याय में लेखक ने क्या कहना चाहा है इसके संबंध में जान सकते हैं। जैसे कि एक कहानी होती है, उसकी एक संक्षिप्त प्रस्तावना होती है। उस प्रस्तावना को पढ़ के हमें यह पता चलता है कि लेखक इस कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहता है। ठीक उसी प्रकार प्रस्तावना या उद्देश्य का भी भारतीय संविधान की वो संक्षिप्त रूपरेखा है जिसके अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि भारतीय संविधान के अंदर क्या क्या बातें हैं, भारतीय संविधान के क्या क्या उद्देश्य हैं। यानी किसी भी प्रस्तावना के माध्यम से हम एक विस्तृत लेख की या विस्तृत विवरण की संक्षेप में एक रूपरेखा तैयार करते हैं, जिसके माध्यम से उस विस्तृत लेख में क्या कहा गया है उसके बारे में हमें पता चलता है। तो प्रस्तावना संविधान का वो सारगर्भित भाग है, प्रस्तावना संविधान का वो संक्षिप्त भाग है जिसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत किन किन राजनीतिक व्यवस्थाओं का या कौन कौन सी व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी कहा जाता है। कुंजी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और आत्मा जिस प्रकार से शरीर के अंदर आत्मा का महत्व होता है उसी प्रकार संविधान के अंदर प्रस्तावना का महत्व है। तो उस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना से संविधान निर्माताओं के उद्देश्यों का पता चलता है। प्रस्तावना से संविधान निर्माताओं के उद्देश्यों का पता चलता है कि भारत के संविधान निर्माता क्या करना चाहते थे, किस प्रकार से भारत की राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे। तो प्रस्तावना से संविधान निर्माताओं के उद्देश्यों का, संविधान निर्माताओं के मंतव्यों का पता चलता है। प्रस्तावना के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि संविधान निर्माता भारत में किस प्रकार की व्यवस्था में विश्वास करते थे, उनका क्या चिंतन था, क्या मनन था। तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहलाती है, संविधान की कुंजी कहलाती है। इससे संविधान निर्माताओं के उद्देश्यों और मंतव्यों का पता चलता है। प्रस्तावना संविधान का सारगर्भित भाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें भारतीय संविधान की मुख्य मुख्य विशेषताएं हमें एक साथ देखने को मिलती हैं। अब देखिए, जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना के संबंध में सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये प्रस्तावना कहाँ से प्रभावित है। तो प्रस्तावना के ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव का प्रभाव है। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से प्रभावित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा के अंदर 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत की संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था और उस उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि हम जिस संविधान का निर्माण करने जा रहे हैं उस संविधान में मुख्य मुख्य बातें या मुख्य मुख्य तथ्य कौन से होंगे। तो भारत के संविधान के ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का प्रभाव है। यानी जिस प्रकार की भाषा और शब्दावली उद्देश्य प्रस्ताव में, जिस प्रकार के मंतव्य उद्देश्य प्रस्ताव में, जिस प्रकार के उद्देश्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के लिए रखे थे, भारत की प्रस्तावना में भी वही उद्देश्य और वही मंतव्य हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के ऊपर आधारित है।
विद्वान अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। अच्छा प्रश्न है कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा है? तो विद्वान अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली के एम मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली और अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा की। जिस प्रकार से आत्मा शरीर में कितना महत्व रखती है, उसी प्रकार प्रस्तावना भी संविधान में अपना महत्व रखती है। और संविधान की जन्म कुंडली प्रस्तावना को के एम मुंशी के द्वारा कहा गया है। अब देखिए, सबसे पहले ये विवाद उत्पन्न हुआ 1960 के अंदर कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है या नहीं। चूंकि प्रस्तावना को संविधान निर्माण के सबसे अंत में जोड़ा गया था, तो इस संबंध में कुछ विद्वानों में शुरू से ही मतभेद था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है या नहीं। ये विवाद सर्वप्रथम 1960 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये विवाद सबसे पहले 1960 में आया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। और ये विवाद इन री बेरुबारी विवाद 1960 के नाम से जाना जाता है। इन री बेरुबारी विवाद 1960 के अंदर सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये विवाद आया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारी विवाद 1960 के अंदर ये कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। यानी बेरुबारी विवाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। ये बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1960 के बेरुबारी विवाद में कही। यानी बेरुबारी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है, भारतीय संविधान का भाग नहीं है। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा या भाग मानने से इनकार कर दिया। अब देखिए, इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के सामने 1973 के अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध विवाद आता है, जो लगभग आप सब लोग जानते हो। उस विवाद का नाम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ये विवाद केरल राज्य से संबंधित है। केरल के मठाधीश थे केशवानंद, उन्होंने इस विवाद को सर्वोच्च न्यायालय के अंदर दायर किया था। इसलिए इस विवाद का नाम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद है, जो 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया था। इस विवाद में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ 13 सदस्यों की इसमें संवैधानिक पीठ का गठन किया गया था। आज तक जितनी भी भारत के न्यायालय के अंदर जो संवैधानिक पीठ गठित की गई है, उनमें सबसे बड़ी 13 सदस्यों की संवैधानिक पीठ ये केशवानंद भारती विवाद में थी। और इस समय इस पीठ का जो नेतृत्व किया था, या इस पीठ के अंदर जो अध्यक्ष थे, वो एस एम सीकरी, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे एस एम सीकरी, वो इस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के अंदर जो 13 सदस्यों की संवैधानिक पीठ गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष थे एस एम सीकरी। तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के अंदर गठित की गई थी। एस एम सीकरी इसके अंदर अध्यक्ष थे। एस एम सीकरी ने इसके अंदर 7-6 के बहुमत से फैसला सुनाया था। और इस केस के अंदर बहुत सारे तथ्यों के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाश डाला था। उसके अंदर एक संविधान के बुनियादी ढांचे की भी बात, बुनियादी ढांचा
ढांचा, बुनियादी ढांचा या संविधान का आधारभूत ढांचा या संविधान के मूलभूत ढांचे की धारणा भी इसी विवाद से देश के सामने आई थी और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संविधान के अंदर कुछ ऐसे मौलिक तत्व हैं या कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनको संसद के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। यदि उन तथ्यों को संशोधित कर दिया जाता है, यदि उन विशेषताओं को बदल दिया जाता है तो इससे भारतीय संविधान का स्वरूप नष्ट हो जाएगा। तो सर्वप्रथम 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की, संविधान के आधारभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की और संसद की संविधान संशोधन के संबंध में संसद के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी कि संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के मूलभूत ढांचे में संसद के द्वारा कोई परिवर्तन या कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और संविधान का मूलभूत ढांचा किसे माना जाएगा, इस बात का निर्धारण है वो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। समय समय पर वो बताता रहेगा कि संविधान के मूलभूत ढांचे में कौन सी बातें शामिल है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी विवाद के अंतर्गत एक प्रस्तावना से संबंधित बात भी कही थी और उस बात में, इस विवाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का भाग है। प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का, प्रस्तावना संविधान का भाग है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को क्या बताया, संविधान का भाग बताया था इस विवाद में कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। दूसरी बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कही थी कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ये बात भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कही। परंतु साथ ही ये कहा कि प्रस्तावना के आधारभूत ढांचे में, प्रस्तावना के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, परिवर्तन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। और एक बात और कही सर्वोच्च न्यायालय ने कि प्रस्तावना वाद योग्य नहीं, प्रस्तावना वाद योग्य है जिसको न्यायालय में चुनौती दी जा सके, वाद योग्य नहीं है, प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। अब देखिए 1960 के बेरूबारी विवाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है, परंतु सुप्रसिद्ध विवाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का भाग है। यानी इस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 1960 के अपने निर्णय को बदल दिया और प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग बताया। दूसरा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, परंतु प्रस्तावना के उस भाग में परिवर्तन नहीं किया जा सकता जो आधारभूत ढांचे से संबंधित है। मैंने बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे की धारणा भी 1973 में प्रतिपादित की थी इसी विवाद में। तो इसके अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना के आधारभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अन्य विशेषताओं में उसका परिवर्तन किया जा सकता है। और आधारभूत ढांचा क्या होगा, इसका निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर किया जाएगा। तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, परंतु उसके आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और आधारभूत ढांचा क्या है, इसका निर्धारण समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय करता रहेगा। स्पष्ट तौर पे संविधान के अंदर ये आधारभूत ढांचे के बारे में नहीं बताया गया है। इस बात का निर्धारण समय सर्वोच्च न्यायालय करता है कि आधारभूत ढांचा किसे समझा जाए, किस विशेषता को आधारभूत ढांचे में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, इसका निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय समय करते हैं। और प्रस्तावना को वाद योग्य स्थिति प्राप्त नहीं है, यानी प्रस्तावना के आधार पर आप न्यायालय के अंदर कोई केस दायर नहीं करवा सकते। जिस प्रकार से मूल अधिकार वाद योग्य है, परंतु नीति निर्देशक तत्व है,
संविधान की प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य अवाद योग्य है, यानी वाद योग्य नहीं है। तो नीति निर्देशक तत्वों की तरह ही प्रस्तावना भी अवाद योग्य है। इसके आधार पर आप न्यायालय के अंदर कोई केस दायर नहीं करवा सकते, तो प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। ये तीन महत्वपूर्ण तथ्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में कहे। तो अब ये स्थिति सर्वमान्य है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, इसमें बदलाव किया जा सकता है। अब देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन भी किया गया है। क्या किया गया है? एक बार संशोधन भी किया गया है, परिवर्तन भी किया गया है। और ये परिवर्तन कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है, परिवर्तन किया गया है। और अब आप सब जानते हो कि इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से 3 शब्द थे? पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना के अंदर, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन जो भारतीय संविधान का लघु संविधान भी कहलाता है। 42वें संविधान संशोधन भारतीय संविधान का सर्वाधिक विवादास्पद संविधान संशोधन भी कहलाता है। और ये जो संविधान संशोधन है, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों से किया गया था। यानी 42वें संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों से किया गया था। इस संविधान संशोधन के द्वारा सत्ताधारी या प्रधानमंत्री की शक्तियों में अप्रत्याशित वृद्धि करने की कोशिश की गई थी। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में केवल एक ही बार इसी संविधान संशोधन के द्वारा परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है। अन्य कोई परिवर्तन या बदलाव अब तक भारतीय संविधान संशोधन की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के अलावा नहीं किया गया है। केवल 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया। अब हम ये देखते हैं कि कुछ हमें ये विवाद कंफ्यूज होता है कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द या धर्मनिरपेक्ष शब्द है। तो एक बात ध्यान में रखने लायक है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को काम में लिया गया है, धर्मनिरपेक्ष शब्द को काम में नहीं लिया गया है। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। हर व्यक्ति का एक जो मानवीय धर्म होता है, उसका जो कर्म धर्म होता है, उसका कार्य उसका अपना धर्म है। तो कोई भी व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। यहाँ पंथ का मतलब जो हमारा जो आत्मा में धार्मिक विश्वास है उससे लिया गया है। तो भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता का जिक्र किया गया है, धर्मनिरपेक्षता का जिक्र नहीं किया गया है। इस प्रकार से भारत के संविधान की प्रस्तावना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना पे अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। इसके अलावा फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति और अमेरिका की क्रांति का प्रभाव भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना पे दिखाई देता है। संविधान का महत्वपूर्ण संक्षिप्त सारगर्भित भाग है प्रस्तावना, जिसके माध्यम से संविधान निर्माताओं के उद्देश्यों और मंतव्यों का पता चलता है। और प्रस्तावना के ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का प्रभाव है। जय हिंद, धन्यवाद।